very good afternoon to all of you. Welcome to Shriram's IAS. Today, in our series of 1 PYQ, one day, we'll take up the history part, okay, in which we'll be taking up GS1 and probably the last question from the GS1 section of history in 2024, okay. So, before talking about the question, let's look into some offers which we provide at Shriram's IAS. The first one is 1:1 mentorship offer, which you can avail. आप आ सकते हैं और मेंटर के साथ बात कर सकते हैं और उसके थ्रू अपनी यूपीएससी जर्नी जो है उसको आप थोड़ा सा और एफिशिएंट बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं. इसके अलावा जो दूसरा ऑफर है विच इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफर, विच इज मोर अबाउट द 24% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज विच यू कैन गेट एट श्रीराम्स IAS. तो आप आइए और इन कोर्सों का अवेल कीजिए और अपनी जो यूपीएससी जर्नी है उसको थोड़ा इकोनॉमिकली आगे बढ़ाइए. ओके, नाउ लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन इज very surprisingly on the eve of Indian independence. Tomorrow is 15th August and I must tell you all happy Independence Day in advance. So on the eve of that, this question is very much important because these are one of the few factors, one of the few reasons which basically drives this question, which was the reason that India was independent for such a long period of time and especially by Britishers. Okay, so the question is about how far was the industrial revolution in England responsible for the decline of handicrafts and cottage industries in India. Okay, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है वो अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था. इंडियन मसलिन हो गया, चाहे बेंडाना हो गया, ये जो टर्म्स हैं जो कि आज के टाइम पे इंग्लिश डिक्शनरी के पार्ट है, ये कहाँ से आए? ये बांधना वर्ड से आए या मसलिन जो है वो हमारे यहाँ जो मसलिन यूज़ होता था उससे आया, मखमल के कपड़े से आया. तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये यूरोपियन लैंग्वेज या यूरोपियन पार्लेंस में कहाँ से आए? क्योंकि ये यहाँ से वहाँ गए. ओके, चाहे वो अरब ट्रेडर्स लेके गए हों चाहे कोई और लेकर गया हो. Okay, so that's why this particular thing is very much important for all of you to understand that Indian cottage industry और handicraft industry का बर्बाद हो जाना एक बहुत बड़ा रीजन था कि जो हमारा पूरा सब कॉन्टिनेंट है एक बहुत लंबे पीरियड तक इंडिपेंडेंट रहा, क्योंकि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज ने कभी हमको आगे बढ़ने ही नहीं दिया और ये कॉस्ट हम आज तक पे कर रहे हैं. आप सब के सब जानते हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बाद, खासकर प्राइमरी सेक्टर के बाद, एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद सीधे वी जंप टू द सर्विस सेक्टर. बीच में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरा का पूरा छूट ही गया एक तरीके से. वी आर वन ऑफ द फ्लैग बेरर्स और द फ्रंट रनर्स इन द सर्विस इंडस्ट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, बट वेयर इज द मैन्युफैक्चरिंग एंड दैट इंपैक्ट्स आर प्रेजेंट डे एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. ओके, बट दिस इज द कॉन्टेक्स्ट टू इट. लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन सेज हाउ फार वाज द industrial revolution in England responsible for the decline of handicraft and cottage industries in India. Now industrial revolution जो है उसके बारे में थोड़ा अगर हम बात करें तो we'll get to know कि जो मशीन का यूज है, स्टीम इंजन का आविष्कार हो गया और ऐसे बहुत सारे और आविष्कार हो गए, ये जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है उसी की देन थे. अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कोई एक इवेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक दिन आया, एक महीना आया और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया. ये एक लंबी अवधि को कहा जाता है जो बेसिकली वी कैन से इन द 18th सेंचुरी और इन द लेट 17th सेंचुरी उस टाइम पे इंग्लैंड में आया और इंग्लैंड में ही सबसे पहले आया. और एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंग्लैंड जो है वो बाकी यूरोपियन पावर से बहुत आगे निकल गया. ठीक है ना. और किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने जो ब्रिटिश कॉलोनीज हैं जैसे इंडिया हो गया उसको कैसे इफेक्ट किया, उसी के बारे में एक क्वेश्चन है. ओके, नाउ एज वी ऑल नो जो धर्रा हम अपनाते हैं हर मेंस क्वेश्चन के अंदर वो ये कि इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी या कंक्लूजन जो है वो ड्राफ्ट करना पड़ेगा. सी, कभी भी कोई भी मेंस आंसर आप अप्रोच करें, नाउ दिस इज द 15 मार्क क्वेश्चन, तो इसके अंदर 250 वर्ड्स रहने हैं, लेकिन यहां पर डायरेक्टिव वर्ड क्या है? डायरेक्टिव वर्ड इज हाउ. ठीक है, और जैसा कि मैं कह रहा था कि किसी भी मेंस आंसर के अंदर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन इज द बेयर मिनिमम विच यू कैन डू. इतना तो आप कर ही दीजिए ताकि आपको कुछ नंबर तो मिल जाए, प्रोवाइडेड अगर आपको वो क्वेश्चन का कंटेंट नहीं पता है तो. इफ यू डोंट नो द करेक्ट आंसर, एटलीस्ट फॉलो द स्ट्रक्चर. इवन इफ यू गो थ्रू द न्यूज़पेपर और इवन यू गो थ्रू एनी मैगजीन, इफ दैट होल content which is mentioned in that particular magazine or particular article, if it is not arranged in a chronological process, if it is not arranged in a proper structure, that is introduction, body, conclusion, will you be able to read it in that fashion as it would have been without that structure? तो कहने का मतलब ये कि अगर वो स्ट्रक्चर होता ही नहीं तो क्या आप उतने आराम से, उतनी अच्छे से वो पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ पाते? और वहीं पर अगर वो एक स्ट्रक्चर में है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, तो आप उसको एक बेटर तरीके से डील कर पाएंगे. और इसलिए हमको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन रखना बहुत जरूरी है. ओके, सो ये तो एक प्रॉपर छोटी ब्रीफिंग हुई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्टिव वर्ड. अब सी द डायरेक्टिव वर्ड इज हाउ. ठीक है ना, हाउ फार
कहने का मतलब ये कहां तक ये सच है, सच तो है पर ये कहां तक सच है। अब जब ये कहां तक सच है तो आपको बाकी एस्पेक्ट्स भी एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, जैसे कि आप अगले स्लाइड में देखेंगे। एज यू कैन सी हियर इंट्रोडक्शन, देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट। इंट्रोडक्शन के दो एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट तो ये है कि जो मशीन मेड गुड्स है उसका मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो इंपैक्ट पड़ा इंडिया पे या इंडियन कॉटन इंडस्ट्री पे, उसमें मशीन मेड गुड्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो नीड टू मेंशन द अदर फैक्टर्स। नाउ इट्स अ 15 मार्क क्वेश्चन, सो यू हैव दैट लिबर्टी दैट यू कैन टेक द इंट्रोडक्शन टू 35 to 40 वर्ड्स। 15 से 20% जो वर्ड लिमिट है दैट यू कैन एग्जॉस्ट इन द इंट्रोडक्शन एंड 10 to 15% इन द कंक्लूजन। सो दैट्स व्हाई यू कैन stretch the introduction till 30-35 words, and in that you need to mention the impact of machine made goods as well as the other factors which could be social, political, economic. Got it? So this is how you need to structure your answer as far as introduction is concerned. Now let's talk about the body. Now see, in the body first you need to mention कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसका इंपैक्ट जो था वो कितना प्रोफाउंड था और उसके क्या रीजंस थे। ओके, विद सब्सटेंशिएशन, थोड़ा आपको सब्सटेंशिएट भी करना पड़ेगा। जैसे कि एक फैक्टर है आपका चीप मशीन गुड्स। सीधी सी बात है, अगर मशीन गुड्स जब आ गए थे, जब मशीन गुड्स आ जाएंगे तो एक जत्थे में ज्यादा क्वांटिटी में सामान बन पाएगा। और वहीं हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट जो है जो हाथ की बुनाई या स्किल पे डिपेंड करता है एक इंसान के, तो इट इज लिमिटेड। व्हाई? Because there is human incapability to produce too much good as compared to machine goods. The human being is limited as compared to machine. मशीन में क्या है, आपने तेल डाला चलने लग गई। वहीं पर जो ह्यूमन है वो उस तरीके से काम नहीं कर सकता। अगर एक दिन के अंदर वो 2 से 3 हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर बना पाता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। वहीं पर एक मशीन जो है वो एक ही दिन के अंदर 1000 गुड्स बना के रख देगी। ठीक है, तो ये यहां पर ये जो चीप गुड्स है, लैंकेशायर कॉटन गुड्स, बेसिकली इनका बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ा ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। और इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो इस हवा, इस आंधी के सामने ऑफ मशीन गुड्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन खड़ी नहीं हो पाई। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी। टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी कहने का मतलब ये कि जो फिनिश है गुड्स का वो कहीं ना कहीं मशीन गुड्स के कारण ज्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा पा रहा है। जो फिनिश्ड गुड्स है, कहने का मतलब जो फिनिशिंग है प्रोडक्ट की वो ज्यादा बेटर है और अलग अलग तरीके के गुड्स बन पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मशीन। आप उसमें एक फर्मा डाल दो, कहने का मतलब ये एक फ्रेम डाल दो, ठीक है, एक फ्रेम डाल दोगे उस हिसाब से प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां पर वही फ्रेम चेंज करने में ह्यूमन एफर्ट लग रहा है। तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई थी दैट बेसिकली इंपैक्टेड द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री व्हिच वाज लिमिटेड एज फार एज टेक्नोलॉजी गोज। इट वाज मोर टू डू विद स्किल, नॉट द टेक्नोलॉजी। बहुत पुश्तों से आई हुई स्किल को जो लोगों ने रखा हुआ है एक पर्टिकुलर तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे एक ऊन का ही या सिल्क का ही काम करते हैं वो लोग। तो फिर आप इस बात को समझिए कि वो एक स्किल बेस्ड काम है, उसमें एक बारीकी है। बट टेक्नोलॉजी इज मोर अबाउट गेटिंग अ प्रॉपर फिनिश and that too in a skilled version and that too mass production. Okay, so this is how this was creating issues for the handicraft industry. Next is shift in demand. क्यों shift in demand है? सीधी सी बात है, finished goods जो है प्रॉपर फिनिशिंग के प्रोडक्ट्स जिनका टेक्सचर भी अच्छा हो वो यूरोपियंस को अपने मार्केट में मिलने लग गए। जैसे कि इंग्लैंड में आया पहले तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रांस, जर्मनी, all these European powers they got industrial revolution initiated in their country once it started in England. So the demand of Indian goods like muslin, chintz, silk ये सब घट गया because उसी फिनिशिंग के प्रोडक्ट्स उन लोगों को अपने मार्केट में मिलने लग गए। तो why shall they be paying more? Why shall they be importing? So these are few things which happened. Apart from that, deindustrialization कहने का मतलब यहां पर ये कि कहीं ना कहीं जो इस तरीके से जो ब्रिटिश पॉलिसीज है उन्होंने क्या किया, जो टैरिफ्स है उनके साथ भी छेड़खानी की। कहने का मतलब ये एक इंडियन फिनिश प्रोडक्ट, कहने का मतलब जैसे एक ये मसलिन हो गया, सिल्क हो गया, चिन्स हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, जब ये इंग्लैंड जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा लगा दी गई, टैरिफ्स बहुत ज्यादा लगा दिए गए। वहां से अभी जो प्रेजेंटली आप यूएस में देख रहे हैं कि जो इंडियन गुड्स यूएस जाएंगे उन पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया गया है।
इस कारण से क्या होगा, इंडियन गुड्स वहां पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिवली इंडियन गुड्स विल नॉट बी एबल टू मैच द डोमेस्टिक प्रोडक्शन. So that's why these kind of things were done during those times also. Okay, and what it caused? It caused deindustrialization, because the Indian industry was more about cottage industries, more about these handicraft industries. इंडस्ट्री का मतलब के लिए फैक्ट्रीज नहीं होता है, इंडस्ट्री का मतलब ये होता है वहां प्रोड्यूस हो क्या रहा है. और इंडिया में प्रोडक्शन के नाम पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और इस तरह की इंडस्ट्रीज ही थी. तो बेसिकली जो इंडस्ट्रीज थी ये इस तरह के टैरिफ इशू के कारण, कहने का था जो प्रोडक्ट्स इंग्लैंड से यहां आ रहे हैं उन पे तो कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, कहने का मतलब दे आर बीइंग ब्रॉट टू इंडिया विदाउट एनी एक्स्ट्रा ड्यूटी, विदाउट एनी टैरिफ. बट द प्रोडक्ट्स, फिनिश प्रोडक्ट्स, I'll mind it, finished products which are being sent from India to England, they had to face a lot of tariffs. But the raw materials didn't. कहने का मतलब जो कच्चा माल है उस पे तो नहीं लगाया था, ताकि कच्चा माल यहां से जा पाए और फिर वहां जाकर, जैसे कॉटन यहां पे है, वो कच्चा वहां चला जाए और उसके बाद वहां से इंडिया जब वो आए तो उसके बाद वो एक फिनिश प्रोडक्ट तरीके से आए और इंडिया के ही रॉ मटेरियल को यूज करके जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो इंग्लैंड में हो रहा है वहां से फिनिश प्रोडक्ट बनके इंडियन मार्केट को ही फ्लड कर दिया जाता था. सो इस कारण से जो इंडियन इंडस्ट्रीज है उनका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया. ओके, सो दीज आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू नीड टू राइट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज फार एज द डिग्रेडेशन और डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया इज कंसर्न. Got it? Now, see, it's a 15 marker question. I'm time and again repeating it. So try to understand. You need to mention other factors also, because the question's directive word is how far. Now, when it is how far, you need to mention that there are other factors also. But of course, industrial revolution was the most important and the major factor which contributed to the decline of Indian handicraft industry and cottage industry. Okay? Now, what are the other factors? Colonial economic policies which are more to do with land revenue system, जमींदारी प्रथा, रयतवारी प्रथा. ओके, इन सब ने क्या किया, इन सब प्रथाओं ने बेसिकली कैश क्रॉप प्रोडक्शन को तरजीह दी एज कंपेयर टू आर्टिसनल प्रोडक्शन. जो आर्टिसनल प्रोडक्शन है, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गया, मसलिन का काम हो गया, सिल्क का काम हो गया, ये एक बारीक काम है, ये एक आर्टिसनल काम है, ये आर्टिस्टिक विगर का एक काम है. और इसको तरजीह देने के बजाय कैश क्रॉप्स पे तरजीह दी गई, इंडिगो प्रोडक्शन पे तरजीह दी गई और इस तरह के प्रोडक्शन पे तरजीह दी गई. ओके, तो जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जैसे लैंड रिफॉर्म, लैंड पॉलिसीज थी, वो पॉलिसीज भी अगेंस्ट थी द कॉटेज एंड दीज काइंड ऑफ फैक्ट्रीज, दीज काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज. सो दिस वॉज वन ऑफ द रीजन विच कॉज दिस. Other such factors are loss of royal patronage. सीधी सी बात है, ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है ये कहीं ना कहीं आप ये मानिए कि रॉयल पेट्रोनेज पे चलती थी. जो राजा थे वही इस तरह के शौक पाल सकते थे. कॉमन मैन के लिए तो वैसे भी ये नहीं था. कॉमन मैन वॉज वर्किंग फॉर दैट. कॉमन मैन वॉज दैट लेबर, दैट स्किल्ड लेबर विच वॉज प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट्स, बट इट वॉज अंडर द पेट्रोनेज ऑफ किंग्स. द रॉयल पीपल एंड द रॉयल्टी इन इंडिया स्टार्टेड डिग्रेडिंग. 1707 में औरंगजेब के डेथ के बाद वैसे भी जो मुगल नोबेल्टी थी वो खत्म होती गई, और वैसे ही बाकी भी कहीं ना कहीं जो पेट्रनेज मिलता था इस तरह की चीजों को, इस तरह के आर्टिसनल चीजों को, आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा ना, आके किसी सिंगर ने गाना गाया और राजा ने माला निकाली और फेंक के हाथ में दे दी. तो वो जो चीज है, ये तो खैर एक ड्रामेटिक उसका पिक्चराइजेशन हो गया, बट दे यूज्ड टू गेट सम काइंड ऑफ गिफ्ट, सम काइंड ऑफ सैलरीज, दिस काइंड ऑफ पीपल. So these kind of skilled laborers started losing it because the royalty of Indian princes was anyway going away. वो खुद ही कहीं ना कहीं सब्सिडी अलायंस करके, कहीं अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या कहीं कुछ वो वैसे ही पेंशन पे आ चुके थे. तो हाउ विल दे बियर द कॉस्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ आर्टिस्ट्स? So that is one of the factor. Apart from that, changing consumer preferences. इंडिया का जो मिडिल क्लास डेवलप हो रहा था, जो बाहर पढ़ने जा रहा था, फिर यहां ब्यूरोक्रेसी, कहने का मतलब यहां पे लोअर ब्यूरोक्रेसी में जो जॉब्स पा रहा था, जो नया मिडिल क्लास इंडिया में तैयार हो रहा था, उसके टेस्ट भी बदल रहे थे, बिकॉज दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सॉफ्ट पावर ऑफ यूरोपियन पावर्स. जो सॉफ्ट पावर था, जिसके अंतर्गत की मशीन मेड गुड्स जो थे, उनके तरफ उनकी एफिनिटी बढ़ रही थी, चाहत बढ़ रही थी. सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स which caused the decline of cottage industry.
अनदर वन इज फेमाइन्स एंड रूरल डिस्ट्रेस। कहने का मतलब फेमाइन और रूरल डिस्ट्रेस के कारण कहीं ना कहीं ये जो लोग थे जो इन कामों में इन्वॉल्व थे और चूंकि इसमें फायदा नहीं था, दे मूव्ड अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ जॉब्स and started doing agriculture. Okay, so these all are the factors which basically caused, and these all things are the statements or the actual answer which you need to write in the question. Now this question asks how far, so you need to mention those factors which are directly related to the industrial revolution which happened in England, and other factors also which influence the decline of cottage industry. Okay, now what to write in conclusion? Conclusion need to be the summary of all these things. समराइज करना है आपको इन सारी चीजों को, ताकि आप एक प्रोफाउंड कंक्लूजन लिख पाए जिसके अंदर आप ये लिखेंगे कि जो ये फैक्टर्स है ये भी रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री, बट द मेजर इंपैक्ट वाज ब्रॉट बाय द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप. Okay, so that is how you need to draft these kind of questions. Okay, so that's it from my side. A very happy Independence Day to all of you. Thank you.